हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ रेशो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशन। रेशो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशन बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है। और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, मैं कह सकता हूँ ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर ये तीनों टॉपिक्स इस्तेमाल ना किए गए हों। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम के अंदर ये एक दो तीन चार कुछ क्वेश्चन ज़रूर होते हैं जिसमें रेशो, प्रपोर्शन और वेरिएशन के कॉन्सेप्ट यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए आज हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे रेशो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेशो की। जब भी हमारे पास दो नंबर्स ऐसे लिखे होते हैं ए रेशो बी, तो इसको बोलते हैं ये दोनों रेशो में है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है 2:3। अब इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है। लेट अस अज्यूम एक फैमिली है। ठीक है, एक फैमिली की मंथली इनकम है, लेट अस अज्यूम मंथली इनकम है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, उस फैमिली की मंथली इनकम 1 लाख है। अब यहाँ पर दो लोग हैं जो कमाने वाले हैं, टू पीपल, दोज हु आर अर्निंग, ए एंड बी। अब उसके बाद हमें ये पता है कि ए और बी की इनकम जो है वो 2:3 में है। ठीक है, अगर ए 2 पार्ट्स कमाता है तो बी 3 पार्ट्स कमाता है। ये पार्ट्स का क्या लॉजिक है ये मैं भी आपको बताता हूँ क्या है। अब हमें 1 लाख को, फॉर एग्जाम्पल ये पूरी क्वांटिटी है, ऐसे ये 1 लाख है। अब हम इसको डिवाइड करना है 2:3 के अंदर। 2:3 के अंदर मतलब हम क्या करेंगे, अब इस पूरे 1 लाख के हम 5 इक्वल पार्ट्स कर देंगे। 5 इक्वल क्यों? क्योंकि 2+3 कितना होता है? 2+3 5। दोनों जो क्वांटिटीज हमें रेशो में दे रखी है उनका सम कर लो, और मैं इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब उसके बाद ए की इनकम है 2 पार्ट्स। ठीक है, और बी की इनकम है 3 पार्ट्स। ठीक है, ये बी की इनकम है और ये ए की इनकम है। ये तो था इसका ग्राफिकल कि भाई कैसे हमें समझ आए, विजुअलाइज कर पाए। अब वो प्रैक्टिकली ये चीज़ कैसे होगी, प्रैक्टिकली भी हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, 1 लाख को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, या फिर 1 लाख को 5 इक्वल पार्ट्स में जब हम डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 20,000, है ना। एक पार्ट की वैल्यू आएगी 20,000। जो ए था जिसकी जिसकी अर्निंग थी 2 पार्ट्स की, तो वो कमाएगा 40,000, क्योंकि एक पार्ट अगर 20,000 है तो 2 पार्ट्स 40,000 होगा। और बी की जो इनकम आएगी वो आएगी 60,000। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसा हम स्कूल में किया करते थे, अभी मैं करूँगा तो आपको याद आएगा। तो हम इसको ऐसे करेंगे, लेट द इनकम ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2x, और इसी तरह से लेट द इनकम ऑफ बी इज 3x। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल इनकम कितना होगा हमारे पास? टोटल इनकम हमारी आ जाएगी 2x + 3x हो जाएगा 5x। और दूसरी तरफ टोटल इनकम हमारे पास गिवन भी है। टोटल इनकम हमारे पास कितनी गिवन है? दैट इज 1 लाख। तो अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, मतलब कि दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा देंगे। 5x इज इक्वल्स टू 1 लाख। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 20,000। ओके, अब ये 20,000 आ गया। अब ए की इनकम 2x थी, x की वैल्यू 20,000 है, तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 40,000। और 3x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60,000। तो ये वो बेसिक कंसेप्ट है कि जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और वो दोनों पार्ट्स हमें प्रोपोर्शन में गिवन है, ठीक है, तो अब उसको हम बोलते हैं रेशो के अंदर हमने उसको डिवाइड कर दिया और उसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। ठीक है, अब उसके बाद मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा ये। फॉर एग्जांपल टोटल वर्क इज, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास गिवन है कि टोटल वर्क इज 120 यूनिट्स। ओके, 120 यूनिट्स का एक टोटल वर्क है। 3 पीपल आर वर्किंग एंड दे कंप्लीटेड द वर्क। 3 लोगों ने वो काम किया। 3 लोग कौन कौन से? ए, बी, सी। अब उसके बाद वर्क डन बाय देम आर इन रेशो। और रेशो क्या है? 1:2:3। ये रेशो हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते क्या लिखेंगे कि भाई हमारे पास वैल्यू क्या है, ए रेशो बी रेशो सी। ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1:2:3।
ये हमारे पास गिवन है, सिंपल। अब उसके बाद हमें क्या करना है, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है हमारे पास 120 यूनिट्स, ठीक है। मतलब कि अब हमें 120 को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। विजुअलाइज हम करेंगे, 120 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट की वैल्यू आएगी 1x, एक पार्ट की वैल्यू आएगी 2x और एक पार्ट की वैल्यू आएगी 3x, ठीक है। तो 120 की टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 इज इक्वल्स टू 6x, यही आएगा ना। या फिर अगर हम तीनों को x मान लें तो x प्लस 2x प्लस 3x 6x हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 20। ओके, x की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। तो अब हम सिंपली इसको हमने सॉल्व कर ही दिया पूरा क्वेश्चन। a ने कितना काम किया होगा, a ने काम किया हमारा 20 यूनिट्स, b ने कितना काम किया होगा, b ने काम किया 40 यूनिट्स, और c ने कितना काम किया होगा, c ने काम किया 60 यूनिट्स। वेरी सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम स्टडी करेंगे वो हमारा रहने वाला है, नेक्स्ट कंसेप्ट व्हाट विल स्टडी इज, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारे पास दिया हुआ है A/B/C, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2/1/4/1/5, ठीक है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या करना है हमें, 2, 4, 5 इन तीनों का एलसीएम ले लो। व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 5, इनका एलसीएम क्या रहने वाला, एलसीएम इनका हो जाएगा 20, यही होगा ना एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, हमें ये चीज़ पता है, या फिर मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, हमने जो स्टडी करा था कि हमारे पास गिवन है A/B, हमारे पास गिवन है फॉर एग्जाम्पल 1/2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A/B इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। और जब हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से अगर हम किसी रेशो में 2 नंबर 3 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों क्वांटिटीज में 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 20/2 रेशो 20/4 रेशो 20/5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 10/5/4, सिंपल, ठीक है। ये जो हमने राइट हैंड साइड पे किया था इसको मैं थोड़ा सा और आपको इलेबोरेट कर देता हूँ आपके लिए, ये कैसे रहने वाला है। लेट अस अज्यूम कि हमारे पास एक क्वांटिटी गिवन है विच इज़ 20, ओके। हमारे पास क्वांटिटी है 20 जिसको हमें पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। एक तरफ हमें इसको डिवाइड करना है 1/4 में। तो 20 को जब हम 1/4 में डिवाइड करेंगे तो इसका सिंपल तरीका क्या है, 20 को डिवाइड करा 5 से, क्या आ जाएगा 4, मतलब कि एक पार्ट की वैल्यू है 4, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 4 और इस 4 की वैल्यू आ जाएगी 16। तो जब हम 20 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इन द रेशो ऑफ 1/4 तो द वैल्यूज़ विल बी 4 and 16। अब दूसरी तरफ अगर मैंने यही कहा ना कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई रेशो गिवन है 1/4, तो हम इसको 1/4 लिख सकते हैं। अब 1/4 को मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2/8, ठीक है। अब हम 20 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे दैट, और वो हमारा रेशो होगा 2/8 में, ठीक है। जब हम 20 को 2/8 में डिवाइड करेंगे तो देखते क्या आंसर आने वाला है। 20 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे हम 10 से, तो एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 2, तो 2/8 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 16। अब देखो वैल्यू सेम ही निकल करके आई है, 4 4 16 16, रेशो भी सेम ही है। हमने बस क्या किया, हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया कि भाई अगर हम रेशो की दोनों वैल्यूज़ में अगर कोई सेम नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या उससे फ़र्क पड़ेगा, उससे 1% भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हम करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट भी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। सो नाउ लेट अस टेक कि हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर लिखा हुआ है A/B, और A/B की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 1/2/3/4, ठीक है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, ये भी बहुत सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। हमने अभी क्या नाम है इस वीडियो के अंदर जो कंसेप्ट देखा उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लास्ट वीडियो के अंदर हमने 2 फ्रैक्शंस को जब सॉल्व किया था वैसे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एलसीएम लें, ठीक है, हम एलसीएम लेंगे तो उससे भी हो सकता है। एलसीएम मैं फॉर एग्जांपल 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो थोड़ा सा ये लंबा चला जाएगा, मैं इसको नॉर्मली सॉल्व करता हूँ। हम इसको लिख सकते हैं A/B इज इक्वल्स टू 1/2
डिवाइडेड बाय 3/4, ऐसा हम लिख सकते हैं। और फिर अब a बाई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमने स्टडी करा था कि ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये स्टडी किया था ना हमने। तो कैसे आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 1/2 इंटू में 4/3, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे 2। तो a बाई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ a/b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3। वेरी सिंपल, ठीक है। अब उसके बाद मैं इस क्वेश्चन या फिर ये जो हमने एलसीएम वाला मेथड अपनाया था ये भी हम कर सकते हैं। एलसीएम क्या होने वाला है 2 और 4 का, एलसीएम हो जाएगा 4। तब हम क्या करेंगे 1/2 और 3/4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4/2 रेशो 4 3 ज़ा 12, 4 इंटू 3/4, ऐसे ही आएगा ना। अब यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, वही आएगा 2/3। तो बात सेम ही है, आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ सेम चीज़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास रहने वाला है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट विल बी, और जिसको लेकर के काफ़ी लोग होते हैं कि यार ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपली हम इसको करेंगे। दैट इज हमारे सामने गिवन है 2a इज इक्वल्स टू 3b इज इक्वल्स टू 4c। हमारे पास ये गिवन है, वी हैव टू फाइंड a/b/c, ये फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे 2 3 4 इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 2 3 4 का, व्हाट विल बी द एलसीएम। एलसीएम हमने स्टार्टिंग में इसलिए किया था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो रेगुलर बेसिस पर हर एक टॉपिक के अंदर यूज़ किया जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे तीनों को, 2a/12 इज इक्वल्स टू 3b/12 इज इक्वल्स टू 4c/12। तब वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास a/6 इज इक्वल्स टू b/4 इज इक्वल्स टू c/3, ऐसे ही आएगा। अब a/b/c को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। a/b/c क्या आ जाएगा, a/b/c हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा 6/4/3। अभी मैंने कैसे लिखा, अभी हमने स्टडी करा था ना कि फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन है दो वैल्यूज़ a/b अगर 1/2 के इक्वल होता है तो a/b भी 1/2 के इक्वल होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे a/1 इज इक्वल्स टू b/2, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मतलब कि a की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या थी 1 और b की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या थी 2, तो वही a की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू उसके नीचे है, b की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू उसके नीचे है। आप अपने नोट्स के अंदर जब भी ये वैल्यू लिखेंगे ना, मतलब जब भी ये मेथड लिखेंगे, तो इस मेथड के साथ में ऐसे लाइन बना करके ऐसे ज़रूर लिख लीजिए, ताकि आपको याद आता रहेगा कि हम किस प्रिंसिपल के बिहाफ पर हम इसको ऐसे लिख पा रहे हैं। a/6 b/4 और c/3 को 6/4/3 हम किस बिहाफ पर लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हमारे सामने क्या है। ओके, सो नेक्स्ट हम जो स्टडी करेंगे वो हमारे पास रहने वाला है इक्वालिटी ऑफ रेशोज। इक्वालिटी ऑफ रेशोज, ठीक है। अब ये कैसे है, इफ a/b इज इक्वल्स टू c/d, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a/b इज इक्वल्स टू c/d, ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको। a/b इज इक्वल्स टू c/d को हम लिख सकते हैं a/b, एक सेकेंड, a/b इज इक्वल्स टू c/d। और फिर हम इसी को आगे एक्सपेंड करके हम लिख सकते हैं, इसका जो नेक्स्ट फॉर्म आएगा दैट विल बी a/b इज प्रपोर्शन टू c/d, और इसको हम बोलते हैं, ये हमारा है प्रपोर्शन का सिंबल, ठीक है, प्रपोर्शन का सिंबल, ठीक है। और इसी के साथ हम एक और कंसेप्ट सीख लेंगे दैट विल बी इक्वल प्रपोर्शन। इक्वल प्रपोर्शन में क्या होने वाला है, इक्वल प्रपोर्शन में हम देखते हैं क्या है, मैं इसको नीचे कर देता हूँ। इक्वल प्रपोर्शन में हमारे पास, अब हमारे पास गिवन है a/b प्रपोर्शन c/d। अब ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, ये थर्ड प्रपोर्शन और ये फोर्थ प्रपोर्शन, ठीक है। इफ हमारे पास है b इज इक्वल्स टू c, तो कैसे आ जाएगा ये
प्रोपोर्शन बी, सॉरी ए रेशो बी प्रोपोर्शन में बी प्रोपोर्शन डी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बाय बी इज इक्वल्स टू बी बाई डी, और फिर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, अब उसके बाद इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बोला होगा कि इक्वल प्रोपोर्शन में है ना, और ऐसे इक्वल प्रोपोर्शन में जब भी कोई नंबर होता है तो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं एक सेकेंड, इक्वल प्रोपोर्शन में जब नंबर्स होते हैं तो उसको ऐसे ही लिखते हैं इस फॉर्म में, ए प्रोपोर्शन बी और बी ए रेशो बी प्रोपोर्शन में बी रेशो डी। ठीक है, अब हमें इनमें से किसी भी दो टर्म्स की वैल्यू हमारे पास गिवन होगी और वो एक पूछ लेगा, तो हम इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहाँ से हमने एक और चीज़ स्टडी कर ली, एक सेकेंड, ये जो हमने लिखा है ना ए बाय बी इज इक्वल्स टू बी बाय डी, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये बस टर्म्स हैं जो आप लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ये जो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी होता है, तो इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी, तो बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में ए डी। ये बस आप इसको याद कर लो कि क्या है, जब आगे सर्ट्स एंड इंडाइसिस पढ़ेंगे तो इसमें आपको समझ आ जाएगा कि हमने क्या किया है। ठीक है, तो बी इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ मीन प्रोपोर्शन। ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं, जिनको आप नोट्स के अंदर लिख लेना, हो सकता है कभी काम आ जाए, लेकिन हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले हैं वो आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, और वो पार्ट हमारा रहने वाला है दैट इज वेरिएशन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ एक बार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और सेकंड हम लिखेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये टॉपिक अगर आपको आ गया, समझ आ गया, और आपने इसके एप्लीकेशंस को यूज़ करना सीख लिया क्वेश्चंस के अंदर, तो आप देखेंगे कि अब बहुत इजीली काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल ए और बी है, ये दो क्वांटिटीज़ हैं। इफ़ ए एंड बी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये आप सिंबल याद कर लो, ये होता है प्रोपोर्शन का। ठीक है, और दूसरी तरफ ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है कि अगर ए इंक्रीज करेगा तो बी भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, या फिर अगर ए डिक्रीज करेगा तो बी भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से अभी हम समझेंगे। और दूसरी सिचुएशन में क्या होगा? अब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा? अगर ए इंक्रीज करेगा तो बी डिक्रीज करेगा, और अगर ए डिक्रीज करेगा तो बी इंक्रीज करेगा। कैसे? अभी हम पढ़ते हैं क्या। अब उसके बाद ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है, कैसे, मतलब क्या है चीज़ ये, इसको हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस एंड क्वांटिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, हम मार्केट में जाते हैं, हमारे पास एक एप्पल का प्राइस है 12 रुपीज़। ठीक है, क्वांटिटी कितनी? एक क्वांटिटी है और उसका प्राइस कितना होगा? 12 रुपीज़। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं जब क्वांटिटी 1 होती है, हाँ, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, है ना, क्वांटिटीज़, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, बात सेम ही है। ठीक है, अब ये फिगर बनाने में आसान हो जाएगा। क्वांटिटी जब 1 होती है तो एप्पल का प्राइस कितना है? 12। क्वांटिटी जब 2 हो जाती है तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा हमारा? 24। क्वांटिटी जब 3 हो जाएगी तो प्राइस हो जाएगा हमारा 36। अब यहाँ पर आप एक पैटर्न देखिए कि जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है ना। तो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शन। हियर ए एंड बी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ऐसे समझ लेना है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो दूसरी भी इंक्रीज करेगी, सिंपल है। ठीक है, अब दूसरी तरफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास
एग्जाम्पल होगा वो होगा स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, बहुत फेमस है ये। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये और हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे आगे टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर में, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन है स्पीड और टाइम। अब आप खुद सोचिए कि आप एक गाड़ी में जा रहे हैं या फिर साइकिल पर जा रहे हैं, आपकी स्पीड होती है फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, तो आपको टाइम लग रहा है 60 सेकेंड्स का। ठीक है, आपकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, तो आपको टाइम लग रहा है 60 सेकेंड्स का। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 120। ठीक है, या फिर 1200, सॉरी 120 नहीं 1200। ठीक है, अब उसके बाद डिस्टेंस हमारा सेम ही रहेगा हर एक सिचुएशन में। हमें बस क्या करना है, हम अब स्पीड को इंक्रीज करेंगे, स्पीड इंक्रीज करेंगे। लेट्स अज्यूम कि हमने स्पीड इंक्रीज करी 20 से, हमारी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। तो 30 मीटर पर सेकेंड में हमारा टाइम कितना लगने वाला है, टाइम हमारा लगेगा 40 सेकेंड्स। स्पीड को अगर हमने और इंक्रीज कर दिया, स्पीड को हमने बना दिया 40 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम अब हमारा लगेगा 30 सेकेंड्स। अब देखो यहां पर आप एक पैटर्न देखो कि जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज हो रही है टाइम डिक्रीज हो रहा है। स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज, टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज। फिर से स्पीड हो रही है इंक्रीज, टाइम हो रहा है डिक्रीज। तो स्पीड और टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अभी बस आप इसको समझ लो कि ये क्या है, आगे हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, एप्लीकेशंस भी करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है ना, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये था हमारा बेसिक रेशो, प्रोपोर्शन और वेरिएशन का। रेशो में हमने क्या स्टडी करा, जब भी हमारे पास एक क्वांटिटी होती है उसको हमें रेशो में डिवाइड करना है, तो कुछ नहीं करना, रेशो जो गिवन है उसको टोटल ऐड किया, टोटल क्वांटिटी से डिवाइड किया और फिर रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेशो देखे थे कि कैसे हमें उनको सिंप्लीफाई करना है। प्रपोर्शन देखा था, इक्वल प्रपोर्शन देखा था, मीन प्रपोर्शन देखा, और फिर लास्ट में हमने डायरेक्टली प्रपोर्शन और इन्वर्सली प्रपोर्शनल में क्या डिफरेंस है और ये कैसी वेरी करते हैं वो हमने स्टडी किया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।